हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी के क्वेश्चंस के बारे में जो कि पूछे जा चुके हैं इन ऑल इंडिया बार एग्जाम। और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए एआईबी के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही, जो नवंबर में एग्जाम होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये राजस्थान एपीओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और साथ ही साथ आने वाले किसी भी स्टेट जुडिशरी में जहां पर आईपीसी से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रोविजंस रिगार्डिंग सेडिशन आर गिवन अंडर विच सेक्शन। हम सेडिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेडिशन के प्रोविजंस इनमें से किस सेक्शन में दिए हैं? इज इट सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, सेक्शन 124 ए ऑफ द इंडियन पेनल कोड, सेक्शन 121 ए ऑफ द आईपीसी और सेक्शन 130 ऑफ द इंडियन पेनल कोड? Provisions regarding sedition are given under which of the following section? So the correct answer to this question is section 124A. Section 124A of IPC talks about the sedition. Next question. Promotion of class hatred is given under which section? अब क्लास हेट्रेड को प्रमोट करता है इनमें से कौन सा सेक्शन? मतलब इनमें से कौन से सेक्शन में प्रमोशन ऑफ क्लास हेट्रेड के बारे में दिया गया है, उसकी पनिशमेंट दी गई है? Is it section 153A of IPC, section 153A of IPC, section 153B of IPC or section 144A of IPC? Promotion of class hatred. Correct answer to this question is option 1, that is section 153 of IP 153A of IPC talks about the promotion of class hatred. Next question. A places men with firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. A is ए ने क्या करा, प्लेस करा कुछ लोगों को विद फायर आर्म्स एट आउटलेट ऑफ अ बिल्डिंग, और उसने जेड से ये बात कही कि वो जेड पर फायर कर देगा, जेड पर गोली चला देगा अगर जेड कोशिश करता है बिल्डिंग को छोड़ने का। तो ए ने कौन सा ऑफेंस करा है? Has he wrongfully restrained Z, wrongfully confined Z, both A and B, or none of the above? Correct answer to this question is A places men with firearm at the outlet of a building, और उसने कहा that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. यहाँ पर wrongfully restraint हो जा रहा है because wrongful confinement. Option 2 is the correct option. wrongfully confine करने का मतलब होता है किसी भी पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल Z यहाँ पर है, हम उसे चारों तरफ से रोक दे रहे हैं कि वो किसी भी तरफ से बाहर नहीं जा सकता, तो दैट विल बी नोन एज wrongful confinement. और wrongful restraint में क्या होता है, अगर Z एक पर्सन है उसे हम पर्टिकुलर इस रास्ते से जाने से मना कर दें और बाकी सारे रास्तों से वो कहीं भी जा सकता है, तो इस मामले में ये wrongfully restraint होगा। और अगर हम चारों तरफ से या सारे रास्तों से उसे जाने से मना कर दें या किसी तरह से उसे कन्फाइन कर दें, तब वो wrongful confinement हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, abetting the commission of suicide is given under which of the following section? Abetting commission of suicide, has it given under section 9, section 8, section 7 or none of the above? Abetting the commission of suicide. Correct answer to this question is option D, option 4, that is none of the above. Next question is, A is at work with a hatchet. The head flies off and kills a man who is standing by. If there was no want of proper caution on the part of A, his act is excusable and not an offense. It is contained in which of the following section? अगर आपको याद हो, ये इलस्ट्रेशन हमने पुराने वीडियो में भी देखा था, पार्ट 1 जो हमारा आया था उस वीडियो में हमने कल देखा था ये सेम इलस्ट्रेशन, लेकिन वहां पर पूछा गया था कि ए ने कौन सा ऑफेंस करा है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इस पर्सन का एक्ट, ए का जो एक्ट है दैट इज एक्सक्यूजेबल एंड इट इज नॉट एन ऑफेंस, ये बात कही गई, एंड इट इज कंटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस? इज इट सेक्शन 80 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी, section 81 of IPC or section 85 of the Indian Penal Code 1860? Correct answer to this question is option 1, that is section 80 talks about a person जहां पर
अगर हमने ध्यान नहीं दिया, अगर हमारा वहां पे प्रॉपर कॉशन लेने की जरूरत नहीं थी और हमने कोई एक्ट करा है जिससे किसी पर्सन को चोट लग जाती है, तो दैट विल बी एन एक्सक्यूजेबल एंड दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस. Next question is, A finds a purse with money, not knowing to whom it belongs. He afterwards discovers that it belongs to B. A को एक पर्स मिलता है जिसमें पैसे भी थे और उसे ये बात पता नहीं थी कि ये पर्स किसका है. बाद में उसे पता चलता है कि दिस पर्स बिलोंग्स टू बी एंड ही अप्रोप्रिएट्स टू हिज ओन यूज. ए इज गिल्टी ऑफ. ए ने कौन सा ऑफेंस करा है? ए को जब पता चल जा रहा है कि बी का वो पर्स है, स्टिल ही यूजेस दैट पर्स फॉर हिज ओन पर्पस. तो हैज ही कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन और थेफ्ट? तो 131 सेक्शन 30 क्वेश्चन 31 का सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, दैट इज क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन. क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी आ जा रही है और उस प्रॉपर्टी के आने के बाद आपका इंटेंशन बदल जाता है, उस प्रॉपर्टी को आप खुद के लिए इस्तेमाल कर ले रहे हैं, वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर आपका हक नहीं था, उसके बाद भी आपने वो इस्तेमाल कर लिया और वो आपके पोजीशन में आने के बाद आपका इंटेंशन बदला है, तब वो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है. इन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट व्हाट हैपेंस कि आपको प्रॉपर्टी के साथ इंटरेस्ट किया गया है, हम आप पर ट्रस्ट करते हैं इसीलिए हमने अपनी प्रॉपर्टी आपको दिया. उसके बाद अगर आप अपने यूज में वो प्रॉपर्टी ला रहे हैं या उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं या किसी भी तरह से अगर हमारा नुकसान आप कर रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में हमें प्रॉपर्टी मिली, उस समय हमारा इंटेंशन कुछ गलत नहीं था, हमने सोचा था कि हम इसे वापस कर देंगे. हमें पर्स मिला रोड पर, हमें लगा कि जब इसका ओनर मिलेगा तब हम इसे रिटर्न कर देंगे, लेकिन जब हमें ओनर का पता चलता है तब हम वो पर्स रिटर्न नहीं कर रहे, हम खुद के लिए इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो दैट विल कम अंडर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन. और अगर हम बात करें चीटिंग के बारे में, तो चीटिंग का मतलब होता है किसी भी पर्सन को धोखा देना या डिफ्रॉड करना. किसी पर्सन को हम उसे चीट करके या डिफ्रॉड करके कुछ ऐसा काम करवा रहे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो और उस पर्सन के लिए नुकसान, तो दैट विल नोन एज चीटिंग. और जब बात करते हैं थेफ्ट की, तो थेफ्ट में क्या होता है, हमारा इंटेंशन शुरू से ही डिसऑनेस्ट था, शुरू से ही हम किसी प्रॉपर्टी को चोरी करना चाहते थे, किसी प्रॉपर्टी की पोजीशन लेना चाहते थे, हमें पता था कि उस प्रॉपर्टी पर हमारा हक नहीं है, उसके बाद भी हम उस प्रॉपर्टी को अपने पोजीशन में ले लेते हैं. तो अगर स्टार्टिंग से हमारी इंटेंशन गलत है तो दैट विल कम अंडर थेफ्ट, लेकिन बाद में हमारी इंटेंशन गलत हो जा रही है तो दैट विल कम अंडर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Mahatma Gandhi was jailed and prosecuted by British regime in 1922 at Ahmedabad under section 124A of IPC for 124A. अभी हमने देखा 124A talks about sedition. तो इनमें से कौन से रीजन के लिए उसे पनिशमेंट मिली थी, उन्हें महात्मा गांधी जी को जेल हुई थी? इज इट बिकॉज ऑफ कॉलिंग हड़ताल, ब्रीचिंग पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, sedition and disaffection to the government, or none of the above? तो इसका आंसर मैंने खुद ही अभी बता दिया कि सेक्शन 124A में तो हमने सेडिशन की बात करी है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन कैमरा ट्रायल्स इज कंडक्टेड इन केसेस चार्ज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस? इन कैमरा ट्रायल जहां चलती है तो इनमें से कौन से सेक्शन के मामले में इन कैमरा ट्रायल चलती है? इन कैमरा ट्रायल का मतलब है ऐसा ट्रायल जो कि पब्लिकली नहीं होता है, किसी हम क्लोज्ड स्पेस में या फिर ऐसे जगह पर या उस जगह पर करते हैं जहां पर सिर्फ फैमिली मेंबर्स या जो विक्टिम एंड एक्यूज पर्सन है सिर्फ वो लोग रहते हैं और कोर्ट की परमिशन के बाद ही कोई अदर पर्सन उस ट्रायल को सुन सकता है. तो क्वेश्चन नंबर 33 के ऑप्शंस हैं सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी. Correct answer to this question is section 376 of IPC. It talks about the provisions of rape. सेक्शन 498A बात करता है जहां पर हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली ने क्रूएल्टी कराया किसी वुमेन के अगेंस्ट. सेक्शन 302 talks about the punishment for murder. Section 307 talks about the attempt of murder. Next question is, Rupa Bajaj versus KPS Gill is a famous case which the Supreme Court decided on. Rupa Bajaj versus
KPS गिल का जो फेमस केस था, इट इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? wrongful restraint, wrongful confinement, outrage the modesty of a woman, or maintenance to the divorced woman. तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज outraging the modesty of a woman. इसका सेक्शन है सेक्शन 354 of IPC. Section 354 of IPC talks about outraging the modesty of a woman. wrongful restraint, wrongful confinement के बारे में अभी हमने देखा, और maintenance to divorced women as per section 125 of CRPC. सेक्शन 125 ऑफ CRPC के अकॉर्डिंग हम मेंटेनेंस ले सकते हैं, और सेक्शन 144 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग, मतलब सेक्शन 125 ऑफ CRPC अब सेक्शन 144 ऑफ BNSS हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज outraging the modesty of a woman is punishable under which of the following sections? Is it section 376A, 376B, 354 or section 498? Correct answer to this question is option 3, that is section 354. अभी मैंने बताया कि outraging the modesty of a woman के बारे में section 354 में provisions दिए हुए हैं. Next question is section 463 of the Indian Penal Code deals with the crime of housebreaking, dishonest misappropriation of property, forgery, or forgery with cheating. Section 463 of IPC deals with the crime of. Correct answer to this question is option 3, that is forgery. Section 463 में forgery के बारे में बात कही गई है. Next question, criminal intimidation is explained in which of the following sections of IPC? Section 503 to section 506, section 509 to section 516, section 319 to section 329, or none of the above? Criminal intimidation. Correct answer to this question is option 1, that is section 503 to 506 talks about criminal intimidation. Next question is uttering of words with deliberate intention to wound religious sentiments will be dealt with. हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे किसी पर्सन के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हो रहा है, तो दैट विल कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस? Will it come under section 298 of IPC, 296 of IPC, section 297 of IPC, or none of the above? Correct answer to this question is option 1, that is section 298 of IPC talks about uttering of words with deliberate intention to wound religious sentiments. Next question, a person instigates any person to do an offense or illegal act or omission. कोई भी पर्सन अगर किसी अदर पर्सन को इंस्टिगेट कर रहा है टू डू एन ऑफेंस, या कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, या कोई ऐसा ओमिशन करने के लिए जो उस पर्सन को करना चाहिए था, तो इनमें से कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होता है? इज इट सेक्शन 107, सेक्शन 120B ऑफ IPC, सेक्शन 114 ऑफ IPC, और सेक्शन 144 ऑफ IPC? Correct answer to this question is option 1, that is section 107 talks about the instigation. Section 107 में हम अबेटमेंट के बारे में देखते हैं. तो अबेटमेंट में 3 तरीके से अबेटमेंट किया जा सकता है. उनमें से एक तरीका है इंस्टिगेशन, अटेम्प्ट करके, इंस्टिगेट करके, कंस्पिरेसी करके, ये सारे ग्राउंड्स होते हैं, ये सारे तरीके होते हैं जिससे किसी को अबेट किया जाता है, मतलब उकसाया जाता है कोई क्राइम करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मेक द क्रिमिनल harmless by supplying him those things which he lacks and to cure him of those drawbacks which made him to commit crime is known as. What it said? To make the criminal harmless, supplying him those things which he lacks and to cure him of those drawbacks which made him to commit crime is known as expiatory or penance theory of punishment, deterrent theory or preventive theory of punishment, reformative or rehabilitative or corrective theory of punishment, or the fourth option is retributive theory of punishment. Correct answer to this question is option 3, that is reformative or rehabilitative or corrective theory of punishment. Next question is
A surgeon, knowing that a particular operation is likely to cause death of Z. एक सर्जन है, उन्हें पता है कि वो किसी पर्सन की ऑपरेशन करने वाले हैं तो उसकी डेथ भी हो सकती है. Who is suffering under a painful complaint, but that surgeon is not intending to cause death of that person, and intending in good faith Z's benefit performs that operation on Z with Z consent. Z की consent लेकर Z पर A ने एक ऑपरेशन करा because Z was suffering from a painful complaint. और A की यहाँ पर ना कोई इंटेंशन थी कि वो Z की डेथ कॉज करेगा, और A ने गुड फेथ में ये ऑपरेशन करा है. A हैज कमिटेड नो ऑफेंस. तो ये किस सेक्शन में ये बात कही गई है? Is it section 188? Sorry, is it section 88 of IPC? Section 89 of IPC? Section 90 of IPC और section 87 of IPC? ये क्वेश्चन भी हमने डायरेक्टली इलस्ट्रेशन से लिया है. Correct answer to this question is option A, that is section 88 of IPC talks about this illustration. और अगर गुड फेथ में किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए उसका हम कंसेंट लेके कोई एक्ट कर रहे हैं तो दैट विल नॉट बी एन ऑफेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 299 and 300 was made clear by Justice Melville in which of the following cases? ये क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस करा था. The options are Rez versus Guruchand Gop, Rez versus Govinda, Rez versus Hayward या Govind versus Rez. आई होप आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज Rez versus Govinda. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ एलिमेंट्स नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम आर. एक क्राइम को करने के लिए इनमें से किन चीजों की जरूरत पड़ती है? ह्यूमन बीइंग, evil intent, injury to another human being or society, or all of the above? Correct answer to this question is option 4, that is all of the above. हमें एक ह्यूमन बीइंग की भी जरूरत पड़ेगी क्राइम करने के लिए, हमारा इंटेंशन भी ईवल होना चाहिए, हम इंजरी भी कॉज कर रहे हैं किसी पर्सन को या सोसाइटी को. all of this together forms a crime. इसीलिए option 4 is the correct option. Next question is the various words used to denote mens rea under IPC and are defined in the code itself are. कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि मेंस-रिया को डिनोट करते हैं, या उन वर्ड्स को आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि हाँ दैट पर्सन इज हैविंग सम इंटेंशन, या उस पर्सन के पास ऐसी थॉट थी कि हाँ वो क्राइम करना चाह रहा है, या उसके पास कोई मोटिव थी, मेंस-रिया था उसका, मतलब मेंटल एलिमेंट मौजूद था. मोटिव तो नहीं, बिकॉज मोटिव इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम. इंटेंशन की यहाँ पर बात हो रही है. तो इनमें से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको देख के आप समझ सकते हैं कि एक ऑफेंडर की मेंस-रिया थी कोई क्राइम करने की? वॉलेंट्री, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली एंड रीजन टू बिलीव, या करप्टली एंड वांट ओनली, मैलिग्नेंटली एंड मैलिशियसली, और रैशली एंड नेग्लिजेंटली? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, दैट इज वो पर्सन अगर वॉलेंटरली कोई एक्ट कर रहा है, डिसऑनेस्टली कोई एक्ट कर रहा है, फ्रॉडुलेंटली कर रहा है, एंड उसके पास रीजन टू बिलीव है उस एक्ट को करने का कि हाँ जो वो एक्ट कर रहा है उससे कोई पर्टिकुलर ऑफेंस हो जाएगा, तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट मेंस-रिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. या तो थेफ्ट होता है या एक्सटॉर्शन होता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस? रॉबरी, डकॉइटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी? Correct answer to this question is option 1, that is robbery. In robbery there is either theft or extortion. और जो डकॉइटी होता है, डकॉइटी इज द एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी. मतलब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर अगर रॉबरी कर रहे हैं तो दैट विल बी नोन एज डकॉइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस सेक्शन वाज इनैक्टेड टू मीट द केसेस ऑफ डाउरी डेथ. ये कौन सा सेक्शन है जो कि डाउरी डेथ से रिलेटेड बात कर रहा है? Is it section 366A of IPC, 477A of IPC, 498A of IPC, or 489A of IPC? Correct answer to this question is option 3, that is section 498A of IPC, which talks about husband and the relatives of the husband who commits cruelty over a woman. ठीक है, हमने सेक्शन 498A के बारे में कल भी देखा था, बट क्वेश्चन डिफरेंट था वो, लेकिन आंसर उसमें भी यही था.
इसलिए समटाइम्स हमारे लिए PYQs इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। What is meant by homicide? Is it suicide by human being not at home? Suicide at home? Killing of a human being by another human being? Or killing of a human being by an animal? Correct answer to this question is option 3, that is killing of a human being by another human being is known as homicide. और अगर यही killing unlawful हो जाता है तो that comes under culpable homicide. Next question, adulteration of food or drink is a punishable offense. किसी भी food या drink को अगर हम adulterate कर रहे हैं तो वो एक punishable offense है in which of the following section? Section 274 to 276 of IPC, 277 to 278 of IPC, 272 and 273 of IPC या none of the above? Correct answer to this question is option 3, that is 272 and 273 of IPC talks about adulteration of food. Next question is maximum punishment for waging a war against government of India under IPC is. अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ वेज वॉर करते हैं तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी मिल सकती है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टर्म या डेथ सेंटेंस? मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पूछा गया है. Correct answer to this question is death sentence. That means option 4 is the correct option. अगर हम wage war करते हैं against the government, if we are waging war, तो maximum punishment will be death sentence. और आज का हमारा last question है offenses relating to election are contained in IPC as originally enacted, are introduced in IPC by a subsequent amendment, are not covered by IPC या none of the above. तो मैं बता दूं none of the above तो ऑप्शन नहीं है, मतलब none of the above is not the correct option. अब इन तीनों में से आप बताइए कि offenses relating to elections are. Correct answer to this question is option 2, that is offenses relating to elections are introduced in IPC by subsequent amendment. हमारे original IPC में offenses relating to elections के बारे में नहीं दिया हुआ था, बट इसे इंट्रोड्यूस कराया गया, बाद में इसे ऐड करा गया. इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं ऑफ आईपीसी. नेक्स्ट वीडियो में हम और 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं विद रिगार्ड टू इंडियन पेनल कोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. थैंक यू.